साथियों यह बीपीएससी घटना चक्र 2023 का क्वेश्चन है और यह प्राचीन भारत से क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, जिसमें तीन भी जैसो इतिहास को पढ़ना है, प्राचीन, माध्यमिक और आधुनिक भारत, तीनों भारत को पढ़ना है इतिहास को। तो आइए मेरे साथियों आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास इसमें टोटल 126 क्वेश्चन है, टोटल 126 क्वेश्चन है जो कि इसको टोटल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन कहता है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। मेरे साथियों इसको पूरा डिटेल हम देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुल्डी हलवा प्रयागराज में स्थित है। कुल्डी हलवा कहाँ? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यह 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और माना जाता है। तो चावल के साक्ष्य मिला है कुल्डी हलवा से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, किसको कहा जाता है मेरे साथियों? यह कहा जाता है ताम्रपाषाण युग का। किसको कहा जाता है? यह ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? किस रंग का प्रयोग हुआ था मेरे साथियों? यह लाल रंग का प्रयोग हुआ था। किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, आइए इसका पूरा डिटेल हम देखते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृत भांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। ठीक है, और इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मेरे साथियों, तो यह आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है मेरे साथियों? यह है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आगे है कि ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। आगे है, अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पकी हुई ईंट से इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। ठीक है, मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है ना, पक्की ईंट से बनी इमारत,
इसका पूरा डिटेल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक है, और हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पाकालीन गुजरात जो है स्थल वो लोथल में है। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ठीक है, यह बनावली। ठीक है, यह बनावली से। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? किस नगर में? तो ये हो जाएगा कालीबंगन। क्या हो जाएगा? कालीबंगन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है, इसका पूरा डिटेल है कि प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरी से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावाली से पक्की ईंटा की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ। ठीक है, 1921 में दयाराम सोनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैक, R.L. एस्टीन, A. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि B.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे बल्कि ये भारतीयविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है बोगज कोय का महत्व इसलिए है कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया में तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहीं से हुई है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल है। कहता है बोगज कोय एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? किस नदी के तट पर लड़ा गया? यह परुसनी। ठीक है, परुसनी नदी के तट पर लड़ा गया। कहता है कि दशरथ राज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुसनी नदी वर्तमान में कहाँ है? रावी नदी में के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दु, इदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातीय का समूह सम्मिलित था जिसे पुरोहित विश्वामित्र कहते थे। ठीक है, पुरोहित विश्वामित्र थे। आगे है
कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। मेरे साथियों, 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम से समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ठीक है, 9वां मंडल के सभी 114 सूत्र मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजबंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उत्पत्ति अभिलेख है, चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। आगे है ऋग्वेदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किससे समर्पित है। 9वां मंडल किससे समर्पित है? यह है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। इसका पूरा डिटेल है, प्रश्न का व्याख्या आगे देख लीजिएगा। ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसकी रचनाकार विश्वामित्र है। इस मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। किस मंडल में वर्णित है? 3य मंडल में वर्णित है। आगे है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने किया है? वैशेषिक ने किया है। ठीक है, वैशेषिक ने किया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म, तो मेरे साथियों, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुन ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके पूरे डिटेल पर। महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में अब भी महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुआ है। 599 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुआ है। आगे है महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु जो है पावापुरी में हुए थे। कहाँ हुए थे? पावापुरी में हुए थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी में नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया था। ठीक है, 527 ईसा पूर्व में। आगे है भगवान महावीर का जन्म का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? मेरे साथियों, उनके दामाद जमाली थे। ठीक है, उनके दामाद जमाली थे। तो भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शनी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसी पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। ठीक है, उनका प्रथम शिष्य था। ठीक है, उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर कहा जाता है। उनमें है निम्न प्रकार के हैं। ठीक है, इंद्रभूमि, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास है। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है, कौन कहलाता है? 14 वर्ष पूर्व। ठीक है, 14 वर्ष पूर्व जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 वर्ष पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र किस स्थान पर दिया था? किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था। आगे आते हैं, कहते हैं कि 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान
प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। रूबेला से हुए सबसे पहले ऋषि पत्तन, वर्तमान में सारनाथ में है, ऋषि पत्तन आए और यहाँ उन्होंने पांच ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनसे समाधान से संबंधित था। इसे चार आर्य सत्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लो की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की अम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकुर्द मंदब खाने को दिया। ठीक है, जिसे रक्ततिसार को हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर वर्तमान में कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, पहुंचे और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, पूरा इसका डिटेल देख लीजिए एक बार। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर तीनों भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की जो शिक्षाएं हैं, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, याद रखिएगा। और जो सूत पिटक माता बुद्ध के वचन तथा अभिधम पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। आगे है त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जिस निम्न में से किससे संबंधित है? यह जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए थे। ठीक है, आवश्यक बताए गए हैं सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, आत्मदमन जो है समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधन एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया गया है। ठीक है, आगे है, बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ठीक है, किस पीढ़ी का है? तो यह 5वीं पीढ़ी का है। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वह 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेंगसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष कम से 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। किसने किया था? आजीविकों ने किया था। इसमें पूरा बताया गया है कि जिस मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला को पूर्ण विकास हुआ।
अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सब प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मोखली गोसाल। ठीक है, कौन थे? मोखली गोसाल थे। इसका पूरा डिटेल बताया गया है कि मोखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक है, आगे चलता, आगे कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसके मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। किनकी राजधानी रहे हैं? शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहे हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? वो था उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा। ठीक है, हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किस राजा ने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने बसाया था। तो मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। ठीक है, उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी। आगे है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया था? तो गणतंत्र जो है लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है ना, इसमें बताया गया है कि वैशाली में वैशालियों के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में प्रमुख थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्थ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदर्थ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी या गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न इसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोटस ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है। ठीक है मेरे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उनको
तक पहुंच जाए। आगे क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़े थे। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़े थे, याद रखिएगा मेरे साथियों। जेम्स सर्वप्रथम 37 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के दीवान पिया की पहचान सिंहल के राजा 30 से कर डाली। ठीक है, कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। अंततः वर्ष 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम का भी पढ़ लिया गया था। ठीक है, अशोक नाम भी पढ़ लिया था। आगे है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज पुस्तक का नाम जो है मेरे साथियों इंडिका है। ठीक है, चंद्रगुप्त सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, अनेसिक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। आगे है इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक जो मेरे साथियों मेगास्थनीज है। ठीक है ना, तो इन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। अंततः विकल्प विषय का मेगास्थनीज होगा। ठीक है ना, तो आगे है कि मेगास्थनीज दूत था, किसका था? तो सिलिकस निकेटर का था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों खारवेल का संबंध किससे था? यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उपयुक्त में से ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिटेल बताया गया है कि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। ठीक है, खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, आगे है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है मेरे साथियों, यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयास प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन थे। आगे है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे। कौन थे? वह स्कंदगुप्त थे। हुनों को पराजित किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। ठीक है, हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों से वे बुरी तरह परास्त हुआ। US राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेबाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसकी कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि किस वंश की भूमि को अपहृत कहा जाता है? किस भूमि को अपहृत कहा जाता है? ठीक है, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को, ठीक है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपहृत कहा जाता है। ठीक है, तो बिना जोती भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपहृत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद यानी कि एक टर्म है। ठीक है, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। कब यात्रा की थी साथियों? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। क्या था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री सुंग युंग 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 30 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। आगे क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में
चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो भारत की चीनी यात्री ने, कौन सी चीनी यात्री थी जो भारत की यात्रा की थी? वह था वेंगसांग। ठीक है, वह वेंगसांग था। वेंगसांग हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री वेंगसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए साधनों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है। ठीक है, सी युकी कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे साथियों। कलहन, आगे क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिनी। ठीक है, कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिनी है। कलहन ने राजतरंगिनी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह के शासन काल में, ठीक है, और साल पूछ 1127 से 1159 शासन काल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, आगे है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो मेरे साथियों यह है बिहार में। ठीक है, उदंतपुर जो है बिहार में है। इसका पूरा डिटेल पर चलते हैं। उदंतपुर जिले उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किए थे। तो उदंतपुर मेरे साथ याद रखियो, यह बिहार शरीफ में है। कहाँ? बिहार के बिहार शरीफ में है। आगे है कर्नाट वंश का संस्थापक। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो कर्नाट वंश के संस्थापक जो था मेरे साथियों वह नान्य देव थे। कौन थे? नान्य देव थे। ठीक है, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव 297 से 98 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्य देव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 297 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था हरि सिंह थे। ठीक है साथियों, हरि सिंह थे। तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। क्या कहते? पंजी व्यवस्था की शुरुआत किए थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में? तो वह थे धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। तो धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वेदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। ठीक है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र की अस्पृश्य माने जाते थे। आगे है मेरे साथियों, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? किस नगर आयोजित किया गया था? ये कश्मीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीती सभा कुषाण शासक के कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष थे। वहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और उसके बाद जो है प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इसे ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया था। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी के समर्पित गुफा में हुई। इस समय लगभग मगध शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के पश्चात लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता आचार्य सबकमीर यानी कि सर्वकामनी थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो थे वो थे कौन थे? महाकश्यप थे।
ठीक है ना, महाकश्यप थे। आगे है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वह राजगिरी में हुई थी, राजगिरी में हुई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों पर नीचे उल्लेख है। इन 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है, यानी कि मिलाना है, बुद्ध से संबंधित है मेरे साथियों। तो इसका पहले, सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, जन्म जो है यह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिए थे। और निधन जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, निधन हुआ था कुशीनगर में। उसके अनुसार इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। याद रखिएगा, जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आगे बता देते हैं इसका डिटेल। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पंतन सारनाथ में उनके प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे है कि बोध गया में किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे है, तो बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व का धरोहर स्थल माना जाता है। ठीक है, विश्व के धरोहर में माना जाता है। आगे है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ था? किस राजा के युग में हुआ था? वो था कनिष्क के युग में। किसके युग में हुआ था? कनिष्क के युग में। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध देवता को माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बौद्ध स्तवों को भी प्रारंभ की पूजा हुई। आगे है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो थे वैशाली में। ठीक है ना, वैशाली के लिच्छवी में थे। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजन पदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वही बज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली था। आगे है कि 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में है। इनके पूरा डिटेल पर चलते हैं। अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, आगे पूरा डिटेल में दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों की, यानी कि 16 मतलब 16 महाजन पद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजन पद कहा जाता है। ये है अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज हैं। ठीक है, इन सभी महाजन पदों में एकमात्र महाजन पद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जैन भस्म सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजन पदों की सूची मिलती है, किंतु वह नाम कुछ भिन्न प्रकार से है। आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। कौन सा स्थापना का युग है? तो गुप्त काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल युग में हुआ था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था।
यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव गारा में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी में मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा गत गुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। ठीक है, आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? वहाँ था बौद्ध धर्म दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेंगसंग यहाँ आया था। ठीक है, आगे है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता को भर्ती हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका राइट आंसर। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातों निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान, सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया, जिसके बदले में मनसबदार को नकल या राजगीर प्रदान की जाती थी। ठीक है, आगे है मेरे साथियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण बी आ रहा है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए कहता है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। आर कारण एक आर कहता है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। उपयुक्त दोनों वक्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है मेरे साथियों? कहता है यहाँ पर कि दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं करते हैं। तो नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगिरी है कहलाता है, के निकट स्थित 5वीं सदी के मगध गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में होता? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम मगध सम्राट की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व में था। आगे है मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, मगध की राजधानी जो है मेरे साथियों पाटलिपुत्र राजगिरी दोनों थी। ठीक है, पहले था राजगिरी बाद में पाटलिपुत्र था। विकल्प दिए गए ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, आरंभ में गिरिब्रज थी। ठीक है, बाद में उज्जैन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी। ठीक है, बनी रही और मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्थ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। आगे है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली। ठीक है, आगे चलते हैं। सी में दिया गया है चंपा अंग में से चारों नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने किए थे। ठीक है, नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। ठीक है, नंद वंश कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोपीशानक,
10 सिद्धक के व्रत तथा घन नंद थे। नंद वंश में जनता को बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरोध हो गई और चारों ओर से घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या, नंद वंश का अंत कर दिया। अंततः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था वह है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त हो जाएगा। विशाख दत्त कीर्त मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलीन भी कहा गया। 18वीं शताब्दी ईस्वी में घुंडी राज के मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, पहला है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है अभिसारिका वंचित या अभिसारिका बंधित अभिप्राय। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज सिकंदर महान के समकालीन थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा धन नंद हो जाएगा। ठीक है, महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों के 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्तब बना था। किसका बना था? लकड़ी का बना था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई में मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पुनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन जो है शिवाजी ने किया था। ठीक है, शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया, जिसमें पेशवा, आमत, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। ठीक है, इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। आगे है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो था चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है मेरे साथियों, आपको डिटेल सुनने में कैसा लगता होगा, देखने में कैसा लगता होगा, मेरे साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कहीं कहीं थोड़ा बोलने में अगर आवाज़ भारी हो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा आवाज़ ही ऐसा ही है। ठीक है, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बीपीएससी, बीएसएससी, टीचर भर्ती बीपीएससी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ जाएं। ठीक है, पूरा डिटेल है इसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 76 में कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ठीक है, तो मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसके डिटेल पर चलते हैं।
रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक गुप्त पुष्यशुंग ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार्त तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ठीक, आगे चलते आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। ठीक है ना, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, बाद में तीनों था, अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग तीनों था। द्वितीय शिलालेख में से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल पांडव सतीपुत्र केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों का प्रयत्न या सीमावर्ती राज्य कहा गया। आगे है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। किस नगर आयोजित किए गए थे, तो यह था पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में किया गया था। तो सिंहली अनुश्रुतियों, दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आगे है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है, तो प्राकृत भाषा है। कौन सा है, तो प्राकृत भाषा है। तो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसकी अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। ठीक है, और शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त किए हैं। ये स्थान है सहबाज, जगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुडी तथा सुपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में देखने को लिखे गए हैं। ठीक है ना, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख साहब अजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अवशेष है। आगे चलते हैं, आगे है सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। दाहिने से बाएं लिखी जाती थी वो थे खरोष्टी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का स्तर है मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। आगे है कि अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था। ठीक है, संदेश क्या था, तो ये था इसमें से राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अशोक धर्म नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपसिन्वे बहुक्याने दया दाने सचे सोचे मादे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः यह सही विकल्प ई होगा। आगे है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ठीक है, वो जगह भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं मेरे साथियों, यह प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते इसके डिटेल पर। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र से देवान प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय अथवा देखने में सुंदर देव नाम प्रियदर्शी
तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। ठीक है, आगे है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, और यह राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की थी। ठीक है, इसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की थी। आगे है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, किस विषय पर आधारित है मेरे साथियों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके डिटेल पर चलते हैं। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्यकालीन में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। क्या आगे चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, कितने श्रेणी में विभाजित किया था, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। क्या आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित की विशेषता विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसने उल्लेख किया गया है मेरे साथियों, किसने उल्लेख किया गया है तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है 7 वर्गों विभाजन का विशेष चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिपल्स है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में एलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत को आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इंडिका हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पाँच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों के एस्टिक्नोमाई कहता है। आगे है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताई। किस शासक ने राजधानी बताई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बताई थी। इसमें दिया गया है कि वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। ठीक है, विकल्प के अनुसार मेरे साथियों यह चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगर उदयन रहता तो ऑप्शन उदयन ही होता। आगे है इनमें से किसे सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमा कदफिसेस। ठीक है, बीमा कदफिसेस। आगे है कि कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करने का श्रेय प्राप्त है। आगे है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। ठीक है, कुषाणों के समय में कहाँ फली फूली, कुषाणों के समय में फली फूली। कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली, इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थे। कहाँ से प्रभावित थे? यूनानी कला से प्रभावित थे। आगे क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने
चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। ठीक है, किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघियों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इस समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद जो है मेरे साथियों कण्वा वंश या कन्ना वंश जो है भारत पर राज किया था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमत वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। ठीक, मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंशों की नींव डाली वह कण्व या कण्वयम नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश का था। आगे है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ठीक है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ। ठीक है, हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजाभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। ठीक है, यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? किस काल की प्रमुख विशेषता थी? वह थी गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के अवसन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वेंगसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर कुम्हार सोनपुर सोगौरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास के यही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मेरे साथियों, जो भी डिटेल दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे आपको विशेष जानकारी उपलब्ध हो जाएगा। क्या, और एक क्वेश्चन में यहाँ पर 3 से 4-5 क्वेश्चन छिपा हुआ रहता है पूरा डिटेल पढ़ने के बाद। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ था जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। आगे है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? अर्थात इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है ना, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम यानी कि गांव अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उनसे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाले आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। ठीक है ना, आगे है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा उपज का 6ठा भाग। ठीक है ना, उपज का 6ठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा कर के रूप में देना पड़ता था जो षष्ठांश यानी कि 6ठा भाग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। आगे है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? किसकी देन अत्यधिक थी? साथ ही इसका गुप्त वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक
परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। आगे है, इनमें से किसे पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने बोले थे। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आगे है, इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका पूरा डिटेल पर चलते हैं। सुश्रुत को आदि सालस क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। सोमिला गुप्त कालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रांक में इसका सही उत्तर ए माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत मान काल प्राय 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष के बाद है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना उचित पूर्ण नहीं है। ठीक है, उचित पूर्ण नहीं है। आगे है कि चीनी यात्री वेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री वेंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, चीनी यात्री वेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में वेंगसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेंगसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। आगे है कि वेंगसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन सा था? मथुरा था। ठीक है, चीनी यात्री वेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इससे सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। वेंगसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। ठीक है ना, मथुरा के बाजार में वस्तु बिकता था वो काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। आगे है कि कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का। ठीक है, पाटलिपुत्र का था। बाणभट्ट हर्षवर्धन ने दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। लगभग कितने समय किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी। ठीक है, चीनी यात्री सिंह ने 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था तो 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693-94 में लगभग सुमात्रा होता हुआ चीन लौट गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त थे मेरे साथियों। ठीक है, कुमार गुप्त थे। वेंगसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक सक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि
महेंद्रादित्य थी। आगे है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ठीक है, तो बिहार में राजाओं का संपर्क था जावा सुमित्रा से। ठीक है, जावा सुमित्रा से था। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में से उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए गए थे। कितने गांव दिए थे? 5 गांव जो है तो दान में दिए थे। आगे है स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है ना, वो कौन था? तो बालपुत्र देव थे। ठीक है, बालपुत्र देव थे। स्वर्णभूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण था। ठीक है, विनाश का कारण क्या था मेरे साथियों? मुसलमान था। कौन थे? मुसलमान थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आगे है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कौन सा सहयोगी थे साथियों? यह थे चंदेल। कौन थे? चंदेल थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। क्या? और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। आगे है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल था। कौन थे? धर्मपाल थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित थी। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। और दीपवंश श्री ज्ञान को उपाध्यक्ष अतीश के नाम से परिचित थे। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। ठीक है, ये तिब्बत भी गए थे। आगे है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का जो है संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। ठीक है, संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांडव राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य को कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संगम युग में उरेर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थे। यह कारी एवं बरानम नामों से भी परिचित था। समग्र उरेन कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। आगे है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन सा है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाख दत्त है। तो विशाख दत्त की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। ठीक है, टीका लिखी है। आगे है पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रवरदायी। ठीक है, चंद्रवरदायी थे। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथुरो के दरबारी कवि चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। आगे है कि स्वप्नवास बद्ता के लेखक हैं भास है। ठीक है, महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रॉमन कोराज से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा योग गंधारियन। आगे है स्वप्नवाद वत्सा, उर्भंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम वियोग, प्रतिमा नाटक, अभिलेख नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त।
आगे चलते हैं। आगे कहता है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव कालिदास ने लिखी है। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी, जिसमें 17 सर्ग है, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णित है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे साथियों कि किरतारा जूनिया पुस्तक किसने लिखा था? किरतारा जूनिया पुस्तक जो है भारवी ने लिखा था। किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था। तो किरतारा जूनिया पुस्तक के लेखक भारवी है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। ठीक है, युद्ध का वर्णन है। आगे है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौजूद है। ठीक है, वो है मिलिंद पन्हो। कौन है? मिलिंद पन्हो हो जाएगा। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, आगे है, हर चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर चरित्र पुस्तक नाटक जो है बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, बाणभट्ट ने लिखे हैं। तो हर चरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। आगे है, चोल वंश का संस्थापक कौन थे? मेरे साथियों, चोल वंश के संस्थापक है विजयाला। ठीक है, विजयाला है चोल वंश के संस्थापक। आगे चलते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर का अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शिव मंदिर या राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने के काल में हुआ था। राजा राज प्रथम काल में हुआ था। आगे है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल काल जो है ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके डिटेल पर चलते हैं। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मरेरू से प्राप्त अभिलेख को ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। आगे है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य का व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा था? वो था चोल के लिए। ठीक है, चोल के लिए था। आगे है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं मेरे साथियों? वे कहलाते हैं गोपुरम। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण के मंदिरों का आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राजस्व काल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम थे। ठीक है मेरे साथियों, तो मेरे साथियों यह प्राचीन भारत अब समाप्त हुआ है। अगली बार जो है मेरे साथियों घटना चक्र का मध्यकालीन भारत लेकर उपस्थित रहूँगा। तो आपसे यही नम्र निवेदन करेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी क्लास आप देख रहे हैं उसे अंत तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और अभी तक पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सार संग्रह उपलब्ध है, वो भी क्लास देखिए मेरे साथियों। एक इम्पोर्टेंट है, चाहे बीपीएससी की क्लास के लिए हो या बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए हो या बीएसएससी के लिए हो, ठीक है मेरे साथियों। तो बस फिर आपको मिलेंगे अगली बार, मध्यकालीन भारत लेकर उपस्थित रहूँगा। तो तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।